हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे एक और थ्योरेटिकल चैप्टर है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। और अगर आप देखेंगे आपके अपने अपने मॉड्यूल में तो आप देखेंगे कि हार्डली 1 पेज इसको डिवोट करा गया है। अब ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर हम बाद में देखेंगे 4 तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं। एक तो होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है, जब वो अपनी अकाउंटिंग करती है तो अकाउंटिंग करते समय उसको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का और ख़ास तौर से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से बेसिकली मतलब क्या है? जैसे कि कंसेप्चुअल यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक फ्रेमवर्क बनाया गया है और उस फ्रेमवर्क के आधार पर उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। यानी कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहते हैं कि जब आप अपनी अकाउंटिंग करें तो सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बड़े क्लियर अंदाज में आप दर्शाएं, नंबर 1। नंबर 2, अकाउंटिंग करते समय क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का आप ध्यान रखें। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिलायबल होना चाहिए, नंबर 1, रेलिवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी के एलिमेंट होने चाहिए, करेक्ट। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने एसेट्स की परिभाषाओं को, लायबिलिटी की परिभाषाओं को, इनकम की और एक्सपेंस की परिभाषाओं को डिफाइन करा हुआ है। यानी कि जब आप अपने अकाउंट्स में किसी आइटम को एज एन एसेट के रूप में लिखते हैं या एज एन लायबिलिटी के रूप में लिखते हैं या एज एन एक्सपेंस लिखते हैं या फिर एज एन इनकम लिखते हैं, तो वो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द फ्रेमवर्क होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब मैं कोई आइटम अपनी एसेट साइड पर लिखता हूँ तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है एसेट्स के बारे में? व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? एसेट का मतलब है इट इज़ ए रिसोर्स। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ये कहता है कि एसेट एक रिसोर्स है जो कि कंट्रोल होना चाहिए एंटिटी के द्वारा। इट इज़ एन एसेट इज़ ए रिसोर्स विच इज़ कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। और ये जो रिसोर्स है जो कि एंटिटी के द्वारा कंट्रोल्ड है, इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाने के लिए, यानी कि आपके लिए कुछ ये फ्यूचर में रिटर्न लेकर के आए, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर के आए, तब आप उसको एसेट्स के रूप में दिखा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप प्लांट को, मशीनरी को, बिल्डिंग को जब आप अपनी एसेट में दिखाते हैं, इसका मतलब है इस एसेट को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। और नंबर 1, ये जो एसेट आपने अपनी एसेट साइड में, जो आइटम आपने अपनी एसेट साइड में दिखाए हैं, इसका मतलब इनमें कैपेबिलिटी है कि ये आपको फ्यूचर में रिटर्न देंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी अकाउंटिंग करेगी तो जो चीज़ें हमने ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में रखी हैं या जो जो चीज़ें हमने जिस हिसाब से डिफाइन करी हैं उसी हिसाब से आपको अपनी अकाउंटिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान रखें, एसेट को, लायबिलिटी को, इनकम को और एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड करें तो ये देखें कि जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमने जिस तरीके से उनको डिफाइन करा हुआ है उनको वो पूरा करती हों। अगर पूरा नहीं करती, फॉर एग्जांपल अगर कोई एसेट मैंने अपनी एसेट साइड में दिखाया लेकिन उसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है, तो फिर मुझे उसको नहीं दिखाना चाहिए एसेट के रूप में। और जाहिर है जब हम अकाउंट्स में जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें अपने एसेट्स को पहले तो हमें यह देखना पड़ता है कि इस आइटम को मैं रिकॉग्नाइज करूं या नहीं करूं, यानी कि अपने अकाउंट्स के अंदर इसको लिखूं या नहीं लिखूं एसेट या लायबिलिटी के रूप में। और अगर लिखूं तो फिर मैं उसको मेज़र कैसे करूं, फिर प्रेजेंटेशन उसकी कैसे होनी चाहिए, फिर उसका डिस्क्लोज़र की अगर ज़रूरत है तो डिस्क्लोज़र कैसे होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में दी है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सिर्फ ये बताता है कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते समय जो ये आउटलाइंस हमने सजेस्ट करी हुई हैं, आप अपनी अकाउंटिंग इस तरीके से करेंगे। रिकग्निशन के रूल्स को आपको फॉलो करना है, रिकग्निशन के रूल को आपने फॉलो करना है। एज ए क्लियर टू जो हमने मेजरमेंट के रूल्स बताए हुए हैं उसी रूल्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है। अब हमें मालूम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि मार्केट वैल्यू या कॉस्ट दोनों में से, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो छोटी फिगर है आप उस पर अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे।
तो इसका मतलब उसी के हिसाब से आप रिकॉर्डिंग करेंगे। और रिकग्नाइजेशन के रूल्स में एक बात ये कही गई है, जैसे कि कोई प्रोविज़न जब हम बनाते हैं तो वो एक तरीके का एस्टिमेटेड लॉस होता है। तो एस्टिमेटेड लॉसेस को हमें रिकग्नाइज करना है, लेकिन एक्सपेक्टेड इनकम्स को रिकग्नाइज नहीं करना है। उस आइटम की प्रेजेंटेशन कहाँ और कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या इस डिविडेंड को मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करूं या मैं इसको बाय वे ऑफ डिस्क्लोजर शो करूं? तो अब हमें मालूम है कंपनीज एक्ट, इंडिया में जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कहता है डिविडेंड जो डिक्लेयर हो गया है लेकिन अगर पे नहीं हुआ है, सिर्फ डिक्लेयर करा है, तो अब उसको लायबिलिटी के रूप में ना लिखा जाए, यानी कि हमने उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करना, हमने उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है बाय वे ऑफ नोट। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें अपनी अकाउंटिंग करनी चाहिए। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या करता है? एक ऑब्जेक्टिव सेट आउट करता है किसी एंटिटी के लिए ऑब्जेक्टिव्स कि किस तरीके से आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है, कि आपने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना है, आपने एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस को उसी तरीके से जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो ये देखें कि जो हमने डेफिनेशंस दी हुई हैं क्या वो इन डेफिनेशंस को मीट कर रहे हैं या नहीं मीट कर रहे हैं, और जो हमने रिकग्निशन, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के रूल्स दिए हुए हैं उसी हिसाब से आपने उनको रिकग्नाइज, मेजर, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट या डिस्क्लोज करा हुआ है या नहीं करा हुआ। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। उसके बाद है लीगल फ्रेमवर्क। अब ये लीगल फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? 99% जो कंपनीज होती हैं बेसिकली वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करती हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को तो फॉलो करेगी ही करेगी, इसमें तो किसी तरीके का डाउट नहीं है। अगर मैं एक एंटिटी हूँ और मैं कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को तो फॉलो करना ही करना है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूँ तो मुझे कंसेप्चुअल के अलावा कुछ लीगल फ्रेमवर्क को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जैसे कि जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को भी देखना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये मतलब है, यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को तो फॉलो करेंगे। मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूँ तो मुझे ये देखना है कि मेरी अकाउंटिंग जब मैं कर रहा हूँ तो मैं वायलेट ना करूँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो बातें दी हुई हैं उनका। इसी तरह से अगर मैं एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हूँ, LLP जिसको तुम बोलते हो, तो LLP मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो फॉलो करूंगा ही करूंगा, लेकिन मुझे LLP एक्ट 2008 को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करती है, लेकिन उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो कि 1912 में बना था उसको भी फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी हूँ, बैंक हूँ, तो मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को तो फॉलो करूंगा ही अपनी अकाउंटिंग करते वक्त, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर जो बातें दी हुई हैं उनको भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये लीगल फ्रेमवर्क है। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ता है? इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 में बना था उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके अलावा IRDA जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू? लीगल फ्रेमवर्क का मतलब मेरा ख्याल है अब आपकी समझ में ये फ्रेमवर्क से आ गया होगा। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी होते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब है अकाउंटिंग गाइडलाइंस जो दी गई हैं एंटिटीज को। अब कोई भी एंटिटी है तो उसको ये सारे फ्रेमवर्क तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, इजंट इट और नॉट? अब एट द सेम टाइम जैसे कि कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ICMAI ने इशू करी हुई है, तो उन गाइडलाइंस को भी हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब है गाइडलाइंस विच हैव बीन इश्यूड बाय सम इंस्टीट्यूट्स लाइक ICAI एंड ICMAI, जहाँ तक इंडिया का सवाल है। उसके अलावा अकाउंटिंग करते समय हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी देखना पड़ता है। सर अकाउंटिंग करते हुए इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं? बिल्कुल देखनी पड़ती हैं। जब अकाउंट्स, खास तौर से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि उनके अकाउंट्स को ऑडिट भी होना है और उनके अकाउंट्स को खास तौर से देखा जाता है, परखा जाता है, तो उनके अकाउंट्स तो हर एंटिटी के लिए हर एंटिटी को इतने सारे फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे कि कोई एंटिटी है खास तौर से और वो मनी मार्केट में डील करती है, तो उस केस में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो उसको देखना ही देखना है। उसके अलावा उसको ये भी देखना है कि RBI के द्वारा जो दी गई गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करा जाए। इसी तरह कोई कैपिटल मार्केट में
कोई एंटिटी है जो कैपिटल मार्केट वगैरह में ही डील करती है तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो वो फॉलो करेगी। उसके अलावा सेबी की दी हुई गाइडलाइंस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की दी हुई गाइडलाइंस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे मैंने अभी कुछ लम्हा पहले बोला कि अगर कोई इंश्योरेंस सेक्टर में डील करती हुई एंटिटी है तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को तो वो फॉलो करेगी, इंश्योरेंस एक्ट को भी फॉलो करेगी, और एडा का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके जो एक्ट्स हैं या उसके जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। अब कुछ एंटिटीज़ हैं जो प्रोविडेंट फंड्स वगैरह में डील करती हैं, पेंशन फंड्स वगैरह में डील करती हैं, तो उनको प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। उसके अलावा आप अगर टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को डील करते हैं, जैसे एयरटेल है, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा उसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसको तुम ट्राई बोलते हो, करेक्ट। उसके अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं, क्योंकि हर कंपनी जब हम बिजनेस करते हैं तो जाहिर है कि हमारा कुछ ना कुछ कंपटीशन होता ही होता है, और किसी ना किसी तरीके का कंपटीशन होता ही है। इज इट क्लियर टू यू? तो हमें ये देखना पड़ता है, इंडिया में क्या हर जगह एक कंपटीशन कमीशन बनाया गया है और वो बिजनेस के कंपटीशन को रेगुलेट करता है कि अगर कोई एंटिटी ऐसा तो नहीं है कि वो मॉल प्रैक्टिसेस अपना रही है, खासतौर से कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को कुछ टेक ओवर करने के लिए कोई इलीगल रास्ता अपना रही है, या दो कंपनी आपस में मिल रही हैं गलत तरीके से। तो इस तरीके के चीज़ों को रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन बनाया गया। यानी कि अगर मैं कोई एंटिटी हूँ मार्केट में तो मुझे ये भी ख्याल करना पड़ेगा कि कंपटीशन कमीशन द्वारा जो दी गई गाइडलाइंस हैं उनका भी वायलेशन ना हो। तो ये छोटा सा चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया, और मैंने इसके अंदर करीब 10 MCQ रखे हैं। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, जिसको तुम बोलते हो 4 फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिकली चैप्टर का नाम है। इज इट क्लियर टू यू? तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क सिंपल वर्ड्स में क्या करता है, ये एक कॉमन सेट है कुछ रूल्स का, कुछ गाइडलाइंस का, जो कि एंटिटी यूज़ करती हैं आइटम्स को रिकग्नाइज करने के लिए, मेज़र करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए। और कितने टाइप के फ्रेमवर्क हैं ये आपने देखे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, उसके अलावा हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखा, फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखा। अब उम्मीद है कि इन सब का मीनिंग भी आपको थोड़ा बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स अब पता लग गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसके जो MCQ मैंने नोट्स में दिए हुए हैं 10 के करीब MCQ हैं, तो उनको भी आप कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।